हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज का ये 5वां लेक्चर है। हम 5वें लेक्चर में आज की वीडियो में बात करेंगे कैलीपर एंड पंच एंड हैमर के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा 4th लेक्चर था उस हमने डेटम तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर लेक्चर की एंड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो भी है आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आज के लेक्चर हम बात करने वाले हैं कैलिपर्स के बारे में, जो कि आपको अच्छे समझाने वाले हैं एंड बताने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए, और सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आपको जोड़ना है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैलिपर्स के बारे में क्या यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कैलिपर अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। आपको पता होगा ये कैलिपर इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग स्टील रूल से कार्य को तथा इसके विपरीत माप को स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा कैलिपर जो होता है, एक इनसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है। दो प्रकार के कैलिपर होते हैं। इसका उपयोग क्या हो, ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेंगे, फिर उसे स्टील रूल पर चेक करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उसका जो डायमेंशन है वो कितना है। तो कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। डायरेक्ट मेजरमेंट वो होता है जो एक ही इंस्ट्रूमेंट से माप ले सकते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रोमीटर से हम माप लेते हैं, उसी में हमको ग्रेजुएशन दिख जाती है, हम उसकी डायमेंशंस को पता कर सकते हैं। लेकिन कैलिपर में हम डायमेंशंस को पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन नहीं होती है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वह होता है जिस पर ग्रेजुएशन अंकित होती है। ठीक है, आपको ये बात पता चल गई होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है। कैलिपर जो होते हैं हमारे दो जॉइंट में मिलते हैं। मैंने पहले डिवाइडर में ही बताया था आपके लिए। फर्म जॉइंट कैलिपर जो कि रिवेट द्वारा जुड़े होते हैं, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो कि स्प्रिंग द्वारा जुड़े होते हैं। जॉइंट के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया कैलिपर्स को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक फर्म लगा, यानी कि एक रिवेट लगी हुई है यहाँ पर, तो इसे फर्म जॉइंट कैलिपर कहते हैं। और ये जो स्प्रिंग लगी है इसे हम स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है आपका कौन सा कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, ये भी आपका आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर एंड इनसाइड कैलिपर में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। जिसकी टांगें अंदर की ओर होती हैं वो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है, और जिसकी टांग थोड़ी सी बाहर की ओर होती हैं वो हमारा इनसाइड कैलिपर होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हो कि जिस कैलिपर से हम बाहर की डायमेंशंस को माप सकते हैं उसे हम आउटसाइड कैलिपर कहते हैं, एंड जिस कैलिपर से हम अंदर की डायमेंशंस को माप सकते हैं उसे हम इनसाइड कैलिपर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी लेग्स के बारे में, यानी ये इसकी टांग है। आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका साइज कहाँ से लिया जाता है? अगर साइज की बात किया जाए तो जैसे कि मैंने डिवाइडर में बताया था, उसी प्रकार इसका साइज भी लिया जाता है। जो पिवट जो होती है, रिवेट जो होती है, जो जॉइंट जो होता है, उसके सेंटर से इसके पॉइंट तक, इसके लेग के पॉइंट तक, या बोलते हैं इसे वर्किंग पॉइंट तक की सीधी दूरी से हम इसका साइज लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादातर उपयोग होने वाला कैलिपर कौन सा है, तो वो हमारा स्प्रिंग जॉइंट है। स्प्रिंग जॉइंट जो कैलिपर है वो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें माप सेट करने में बहुत ही आसानी होती है, जल्दी से हम माप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नर्लिंग नट जो लगा हुआ है, इसको हम जैसे ढीला करेंगे तो ये जो टांग है जिसकी जो है, हम जितना चाहें उतना यहाँ पर खोल सकते हैं, ये एंड बंद कर सकते हैं, और इसको हम टाइट कर देंगे तो सेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसकी जो लेग्स जो होती हैं उसको हमको हाथ द्वारा ही खोलना पड़ता है। ठीक है, उसमें ऐसा कोई नट का सिस्टम नहीं रहता है, इसलिए हम ज़्यादातर आसान रहता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, इसलिए हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आउटसाइड कैलिपर से यहाँ पर माप लेकर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बाहरी माप को मापा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये निमी की जो बुक है इसमें उतना ही मटेरियल दिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फालतू का मटेरियल नहीं दिया गया।
सो ई बुक अगर आप प्राप्त करने चाहते हो उसकी PDF, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, इसका इंग्लिश वर्जन भी है एंड इसका हिंदी वर्जन भी है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक दे दी है कि आप निमी की बुक को कैसे डाउनलोड कर सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश में। वो वीडियो आप देखिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप यूथ की बुक का पूरा PDF चाहते हो फिटर का, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करिए, बहुत कुछ आपको पूरा स्टडी मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी। चेक दिस डिस्क्रिप्शन। अब हाँ, आई होप कि आपको यहाँ पर कैलिपर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा एक कैलिपर का टाइप है जेनी कैलिपर, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। तो जेनी कैलिपर हमको अच्छे से समझना है। जब भी आप लेक्चर देखो मेरा, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताता हूँ वो आप नोट करते रहिए, ठीक है। जेनी कैलिपर, तो जेनी कैलिपर को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर विशेष यहाँ पर अच्छे से दिया भी गया है, गहराई से यहाँ पर समझाया गया है। तो आपको एक एक बात समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जेनी कैलिपर के एक पैर से एडजस्टेबल डिवाइडर नॉक होती है, ठीक है, सही है, एडजस्टेबल डिवाइडर नॉक होती है, तथा इसका दूसरा पैर अंदर की ओर मुड़ा होता है, ठीक है, अंदर की ओर मुड़ा होता है। वो मैं बताऊंगा कि कितनी डिग्री पर मुड़ा होता है, कितने mm मुड़ा होता है, सब कुछ बताऊंगा। ये विभिन्न माप में मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि 150 से 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm। इसका साइज भी उसी प्रकार लेते हैं जैसे कि इनसाइड आउटसाइड कैलिपर का डिवाइडर के लेते हैं, उसी प्रकार इसका साइज भी लेते हैं। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस कि जेनी कैलिपर साइज मिलता है 150 से 300 तक की साइज में मिलता है, ठीक है, 150 से 300 तक की साइज मिलता है, 150, 200, 250, 350, यानी कि 50-50 का अंतर है। आपसे साइज इस प्रकार देगा कि जेनी कैलिपर कितनी साइजों में मिलता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में अगर क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जेनी कैलिपर का साइज नहीं है, 350 ऑप्शन में रहेगा तो वो आपका साइज नहीं हो जाएगा, 100 रहेगा तो वो आपका साइज नहीं हो जाएगा। इस प्रकार इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइज का आपको पता चल गया है कि 150 से 300 तक साइज में हमारा जेनी कैलिपर मिलता है। जेनी कैलिपर के उपयोग आंतरिक तथा बाहरी किनारे के समांतर रेखा खींचने के लिए हम जेनी कैलिपर का उपयोग जो करते हैं, इनसाइड या आउटसाइड ऑब्जेक्ट जो हमारा जॉब जो होता है उसके आंतरिक या बाहरी किनारों पर, जो हमारा कोई मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके हमको किनारों पर समांतर पैरेलल लाइंस खींचनी है, तो हम जेनी कैलिपर का यूज वहाँ पर करेंगे, ठीक है। या चाहे अंदर की लाइन खींचना हो समांतर, चाहे अंदर के किनारे समांतर खींचना हो, चाहे हमको बाहर के किनारे समांतर खींचना हो, जेनी कैलिपर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका एक और उपयोग है गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करना। इससे हम गोल छड़ का केंद्र ज्ञात भी कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसानी से इससे हम केंद्र ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो मुड़ा हुआ लेग होता है वो हम यहाँ पर इसको सटाते हैं, किनारे पर सटाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है जो एडजस्टेबल, इसमें एक स्क्राइबर जो लगा होता है वो हमारा पॉइंट होता है। एक हम ऐसी लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, यहाँ पर इसका रेडियस में सेट करने के बाद एक हम ऐसी लाइन खींच देते हैं, एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, हमारा पॉइंट है जो आसानी से ज्ञात हो जाता है किसी भी रॉड का, गोल छड़ का। एक कैलिपर मुड़े हुए पैर के या हील के साथ मिलते हैं। हील क्या है, ये आपको हील के बारे में समझना, अभी मैं समझाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा इमेज पर ले चलता हूँ और आपको हील के बारे में अच्छे समझाता हूँ। पैर, मुड़े हुए पैर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए बताएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, आपको हील के बारे में बताऊंगा और इसका सब कुछ बताने वाला हूँ। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आप वीडियो देख तो लेते हो बट लाइक नहीं करते, लाइक करने में क्यों कंजूस करते हो, लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर कर देना। मुड़े हुए पैर वाले जेनी कैलिपर आंतरिक किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन से मुड़े हुए, बेंट लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इसी का नाम है, ठीक है। बेंट लेग कैलिपर, बेंट लेग जेनी कैलिपर जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आंतरिक किनारे के साथ, किसके, आंतरिक किनारे के साथ, इनसाइड एज के साथ पैरेलल लाइन को खींचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर बोला जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाहरी किनारे, अगर आपसे क्या पूछा जाए कि बाहरी किनारे के साथ पैरेलल लाइन खींचने के लिए किस जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, हील वाले जेनी कैलिपर का उपयोग बाहरी किनारे के साथ समांतर रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो हील क्या होता है, हील शायद आपने, अगर आपने रॉयल की बुक पढ़ी है या एशियन की बुक पढ़ी हो तो शायद उसमें आपको हील वाला कैलिपर ना मिला हो, लेकिन निमी की बुक में मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ही डिटेल में इसमें बताया गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको निमी की बुक एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यूथ की पढ़ लेनी चाहिए, और रॉयल एशियन तो आप पढ़ चुके हो, तो ITI की बुक है तो ITI में ही आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया है कि अगर पूछा जाए कि इनसाइड एज आंतरिक किनारे के साथ पैरेलल लाइंस को खींचने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं, तो बेंट लेग कैलिपर का हम उपयोग करते हैं, मुड़ी हुई पैर वाले यानी कैलिपर का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाहरी किनारे के साथ समांतर रेखा खींचने के लिए किस जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको हील वाले जेनी कैलिपर के ओर जाना होगा। हील वाले जेनी कैलिपर का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अब आपको हील के बारे में समझाना है, ठीक है। ये जो फिगर है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये हमारा है बेंट लेग कैलिपर। क्या है हमारा ये बेंट लेग कैलिपर, इसकी टांग एक मुड़ी हुई है। इसको देखिए इस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। आपको इस ये जो है ना, आपको यहाँ पर ये टांग जो है घुमा दी है, इस साइड कर दी, और ये टांग है जो इस साइड कर दी, क्योंकि हमको यहाँ पर इनसाइड एज के साथ पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है, इसलिए इसका बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। और वैसे अभी मैंने पढ़ाया तो उसमें बोला था कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये अंदर की ओर जो आपको मुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर देखिए, पहले इसमें आप देखिए, समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो हमारी लेग जो होती है, ये अंदर की ओर मुड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेनी कैलिपर की लेग, मुड़ी हुई लेग का कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 45 डिग्री होता है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि कितने की लेग कितने में बेंड होती है, जो बेंड है कितने है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आपको लिख लेना है 4 से, तो इसकी जो दूरी होती है, यहाँ पर जो मुड़ी हुई टांग होती है, इसकी जो दूरी होती है वो होती है हमारी 3 से 4 mm। एंड इसका कोण जो होता है वो हमारा होता है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई डाउट है? कोई भी अगर सवाल हो तो हमको कमेंट करिए, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको अब हील के बारे में समझाना चाहूँगा। ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर देखिए, बड़ा करके दिखाएगा हील, यानी कि जो टांग से एक निकला हुआ एक एज टाइप यहाँ पर होता है, उसे हम बोलते हैं हील। उसे क्या बोलते हैं? हील। हील के बारे में आपको पता चले किसे हील बोलते हैं, ठीक है, उसे हम हील बोलेंगे। और हील की सहायता से, हील वाले जेनी कैलिपर के द्वारा हम बाहरी सतह के किनारे यानी कि बाहरी किनारे के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, और मुड़े हुए जेनी कैलिपर की सहायता से हम आंतरिक किनारे के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपको हील जेनी कैलिपर एंड मुड़े हुए जेनी कैलिपर के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके जो अन्य नाम हैं वो भी आप देख लीजिए। नाम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि जेनी कैलिपर का अन्य नाम क्या है, तो आप इसे 3 नाम से और बुला सकते हो। जैसे कि बोलते हैं एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर जेनी कैलिपर का नाम है, लेग तथा पॉइंट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, एंड इससे कभी कभी लंगड़ा कैलिपर भी दे देता है। ऑड लेग कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर भी दे देता है, तो आपको ये भी याद रखना है, लंगड़ा कैलिपर, ठीक है। लंगड़ा कैलिपर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन देता है, तो लंगड़ा कैलिपर भी इसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी लंगड़ा कैलिपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टाइप ऑफ मार्किंग पंच। आपने पंच पढ़ा होगा कि जब हम मार्किंग लाइन को पक्की करने के लिए जिसको उपयोग करते हैं उसे हम पंच बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। तो पंच के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। पंच आपने 5 से 6 प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन आपको 2 ही पंच के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 2 या 3 पंच के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, और शीट मेटल में 2 से 3 पंच है वहाँ पर। तो यानी कि पंच तो वही हैं 5 से 6 हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइड हो गए। वो शीट मेटल चैप्टर में आपको 3 पंच मिलेंगे, यहाँ पर आपको 3 पंच मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 पंच के बारे में पढ़ना है, और शीट मेटल चैप्टर में आपको 3 पंच के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पहले 3 पंच के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पंच के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो हमारी मार्किंग लाइन जो होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर हम जब मार्किंग लाइन को ड्रॉ करते हैं, जब भी हम मार्किंग लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो उस मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए हम पंच का उपयोग करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, बुक हमारी क्या कह रही है। देखिए, स्थायी लेआउट वो मार्किंग लाइन को पक्का करना।
स्थायी लेआउट हेतु विमाओं को निश्चित करने हेतु पंच का प्रयोग होता है। पंच दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पंच दो प्रकार के बोला जा रहा है कि दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दो प्रकार के नहीं होते, पंच 3 से 4 प्रकार 5 प्रकार के होते हैं कम से कम। वो बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दो प्रकार पढ़ना है। एक पृक पंच, वो हो जाएगा 3 प्रकार का, यानी पृक पंच ही 2 भागों में 2 अलग अलग टाइप में मिलता है, यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमारे 3 इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। पंच 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंटर पंच, एक होता है पृक पंच। तो सेंटर पंच, पृक पंच और डॉट पंच, यहाँ पर 3 पंच हो जाएंगे, सेंटर पंच, पृक पंच एंड डॉट पंच। लेकिन यहाँ पर पृक पंच को ही 60 डिग्री 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया है, उसे ही हम 60 डिग्री वाले पृक पंच को ही डॉट पंच बोलते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपने कभी एग्जाम कोई दिया है तो आपको सेंटर पंच, डॉट पंच और पृक पंच से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले होंगे, इसलिए यहाँ पर 2 ही पंच के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले है केंद्र पंच यानी कि सेंटर पंच। केंद्र पंच से नोक का कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसका जो पॉइंट का एंगल होता है वो 60 यानी कि 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह चौड़ा होता है, ठीक है। ये जो हमारा 90 डिग्री होता है वो कुछ यूँ होता है, देखिए थोड़ा सही से मैं बना देता हूँ, कुछ यूँ होता है। तो यानी कि जो इसके द्वारा जो पॉइंट यहाँ बनेगा वो चौड़ा होगा, और डॉट पंच होगा वो कुछ यूँ होता है, और पृक पंच होगा वो कुछ और कम होता है, ठीक है, और कम होता है। तो सबसे कम, सबसे तीखा पॉइंट बनता है जो पृक पंच से बनता है, उसके बाद डॉट पंच से, उस सबसे चौड़ा पंच बनता है हमारा सेंटर पंच से पॉइंट, ठीक है। और सेंटर पंच का उपयोग कहाँ करते हैं वो भी हम आपके लिए बता देते हैं। चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता। इस पंच का प्रयोग छिद्र की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए छिद्र की स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। निमी की भाषा है शुद्ध हिंदी, ऐसी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। छिद्र की स्थिति यानी कि हम जब भी ड्रिल करते हैं तो जो हमारा ड्रिल होता है, ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पृक यानी सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। और पृक पंच का उपयोग कहाँ करते हैं? डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम पृक पंच का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 पंच के बारे में आपको अभी पता चल गया। और 60 डिग्री वाले पृक पंच या डॉट पंच का हम उपयोग कहाँ करते हैं? मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए, जिसे विटनेस मार्क कहते हैं, विटनेस मार्क लगाने के लिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए चौड़ा होता है और स्पेशली के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठाने में सहायक होता है। देखिए बोला जा रहा है कि ड्रिल को शुरू करने यानी ड्रिलिंग शुरू करने से पहले ठीक ढंग से ड्रिल को ठीक ढंग से बैठाने के लिए यानी पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। सबसे चौड़ा आपको 90 डिग्री वाला दिख रहा है, ठीक है, और सबसे पतला आपको 60 डिग्री वाला दिख रहा है। उससे थोड़ा सा चौड़ा 60 डिग्री वाला और सबसे पतला 30 डिग्री वाला, ठीक है। पृक पंच यहाँ पर दिया गया है। पृक पंच का कोण 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री होता है। 30 डिग्री वाले पृक पंच का प्रयोग विभाजक को यानी डिवाइडर के पॉइंट को लेग के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम 30 डिग्री वाले पृक पंच का उपयोग करते हैं। एंड 60 डिग्री वाले पृक पंच या डॉट पंच भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। या तो आएगा 60 डिग्री वाला पृक पंच या फिर आपका ऑप्शन में रहेगा डॉट पंच। आपको ध्यान रखना है डॉट पंच स्थिति में करने के लिए हल्के पंच चिन्ह हेतु होता है। पंच चिन्हों विभाजक के टांगे ठीक से बैठाने के लिए बैठ जाएंगी। 30 डिग्री वाला हमारा खत्म। 60 डिग्री के पृक पंच बिटनेस चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिटनेस चिन्ह या बिटनेस मार्क्स हम किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझ देता हूँ। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से मार्किंग की। पहली बात तो स्क्राइबर से पहले हम सबसे पहले इसमें मार्किंग मीडिया लगाएंगे, इसके बाद स्क्राइबर से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पंच से यहाँ पर पंचिंग करेंगे, जिसे हम कहते हैं बिटनेस मार्क या बिटनेस चिन्ह। आपको एक बात और मैं आपके लिए बता दूँ, यहाँ पर जो हम बिटनेस मार्क या पंच जो हम करते हैं उनकी ये आपसी दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि बिटनेस मार्क की आपसी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, 3 से 5 mm होनी चाहिए। 3 से 5 mm होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना 3 से 5 mm होनी चाहिए।
एक होता है डबल एंडेड पंच। डबल यानी कि उसके दो पॉइंट होते हैं, पंच एक ही होता है, पंच आपका एक ही रहेगा, लेकिन उसके पॉइंट जो होते हैं कुछ इस प्रकार से दो पॉइंट होते हैं। तो आपको अगर डबल एंडेड पंच के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है, वैसे तो कोई बनता नहीं, दो ही पंच से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, तो उसका जो कोण होता है वो होता है आपका 60 डिग्री, एंड उसकी जो आपसी दूरी होती है वो होती है 3 से 5 mm। 3 से 5 mm इस डबल एंडेड पंच से हमको पंचिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही बार में दो पॉइंट हमारे बन जाते हैं और वो भी सही दूरी पर बनते हैं। ठीक है, आपको पंच के बारे में एक बात और बता दूं, मैं आपको यहाँ पर पंच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ। जब पंच की यहाँ पर बात हुई है, देखिएगा यहाँ पर ये हमारा पूरा पंच है। अगर बोला जाए कि पंच का डाया कितना होता है, तो पंच का डाया होता है 10 mm। ठीक है, पंच का डाया होता है 10 mm। और बोला जाए कि पॉइंट की तरफ, पंच जो पॉइंट की तरफ टेपर होता है उसका डाया कितना होता है, ये हमारा यहाँ पर जो टेपर होता है उसका डाया कितना होता है, तो उसका डाया आपका होता है 7 से 8 डिग्री। कितना होता है, 7 से 8, यहाँ पर 7 से 8 mm, सॉरी 7 से 8 mm आपका हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 mm डाया। ठीक है, 10 mm डाया। और आपको मैं बता दूं कि पंच किस धातु को बना होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो पंच आपका हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। ठीक है, इसका जो पॉइंट जो होता है, यहाँ पर पॉइंट जो बना होता है वो 3 से 5 mm दूरी में बना होता है। पॉइंट की जो लंबाई अगर पूछी जाए तो 3 से 5 mm इसकी लंबाई होती है। कोण आपको पता चल गया, डाया पता चल गया। अगर आपसे पूरी इसकी हाइट यानी लंबाई पूरी पूछी जाए, अगर आपसे पूरी लंबाई पूछी जाए तो हमारे पंच जो होते हैं वो 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। ठीक है, 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। ये सब बातें आपको नोट कर लेनी है, तो पंच से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। पंच के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं हैमर यानी कि हथौड़ी, यानी कि हथौड़ा, जो भी आप बोलते हैं हैमर, इंग्लिश में बोलते हैं हैमर। हैमर के बारे में अच्छे से आप समझिएगा, हैमर से भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। यहाँ पर बोला जा रहा है इंजीनियरिंग हथौड़ी एक दस्त औजार है, यानी कि हैंड टूल है। किसमें आता है, ये हैंड टूल में आता है, जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्य करते समय प्रहार करने, स्ट्राइकिंग हेतु किया जाता है। पंचिंग अभी मैंने बताया, पंचिंग के बारे में पढ़ा है। बंकन यानी कि बेंडिंग या सीधा करना, स्ट्रेटिंग, चिपिंग करना जो चील से हम धातु को हटाते हैं उससे चिपिंग बोलते हैं, चिपिंग करना। फोर्जिंग जो कि सीट मेटल वर्क होता है। रिवेटिंग आप जानते हो, रिवेटिंग करना। ये सब कार्य करने हेतु हमें हथौड़ी यानी कि हैमर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, तो आप लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप दोस्तों को बताइए कि इस चैनल से पढ़िए, काफ़ी अच्छी आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड करिए। 4 सेट आपको हमने फ्री में प्रोवाइड करा दिए, और एक PDF भी आपको, 4 सेट आपको मिल जाएंगे। एक PDF आपको सरप्राइज तोहफे के तौर पर फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्राइस है 52 रुपीज़, बहुत ही कम प्राइस में हम आपको 4 सेट बिल्कुल ऑफिशियल DRDO को पेपर है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट, तीनों ट्रेड के जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। एक बार देख लीजिए कि DRDO कैसे क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पर हथौड़ी के भाग हमको सबसे पहले पढ़ लेना है। हथौड़ी के भाग कितने होते हैं, हथौड़ी के किस भाग को क्या कहते हैं? हथौड़ी के मुख्य भाग हेड और हैंडल, 2 भाग होते हैं। ठीक है, हथौड़ी के मुख्य 2 ही भाग होते हैं, लेकिन जो हमारा हेड होता है उसमें कुछ अलग भाग बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हेड ड्रॉप फोर्जित कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हत्थे के झटकों को बर्दाश्त करने योग्य बनाया जाता है। हेड जो होता है वो लकड़ी के हत्थे के झटकों को बर्दाश्त करने योग्य हमारा हेड बनाया जाता है। हथौड़ी के अंग निम्नवत हैं, हथौड़ी के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं वो निम्नवत हैं। यहाँ पर देखिए, फलक जिसे फेस बोलते हैं, पिन चीक जिसे गाल बोलते हैं, नेत्र छेद जिसे आई होल बोलते हैं। ठीक है, इमेज की सहायता से मैं आपके लिए बता देता हूँ किसे क्या बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फेस यानी फलक के बारे में जान लीजिए क्या है। फलक चोट मारने वाला हिस्सा होता है, किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए फलक को थोड़ा सा बढ़ाकर यानी कि कन्वेक्स उत्तल बनाया जाता है। ठीक है, हमारा जो फलक जो होता है, हमारा फलक जो यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर हैमर का मैं यहाँ पर एक चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए
यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका बॉल पिन हैमर। यहाँ पर बॉल पिन हैमर हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फलक जो होता है वो यहाँ से हल्का सा कन्वेक्स होता है, यानी कि उत्तल होता है। क्यों होता है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैमर के फेस को उत्तल क्यों बनाया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, किनारों पर गड्ढा ना हो, बीच में गड्ढा ना हो, उछले ना, ये सब कुछ एक ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आपको वहाँ पर सही ऑप्शन होगा किनारों पर गड्ढा ना हो। किनारों पर गड्ढा ना हो आपको लगाना है कि किनारों पर गड्ढा ना हो, ठीक है। क्या आपको लगाना पड़ेगा, किनारों पर गड्ढा ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपकी इसको पार्ट इसको बता देता हूँ। यहाँ पर ये तो आपका हो गया फेस, ठीक है, फेस हो गया। यहाँ पर हो गया आपका आई होल, और यहाँ पर हो गया पिन। ये हो गया आपका बीच का जो भाग है चीक जिसे बोलते हैं, गाल जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर आपका एक नेक होता है, यहाँ पर जो छोटा सा यहाँ पर एक स्लॉट टाइप होता है उसे नेक बोलते हैं, इसे हम हैंडल बोलते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसमें देखिए ये आपका बॉल पिन हैमर है तो इसे हम पिन बोल देंगे। हैंड हैमर जो होते हैं वो 3 भागों में होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक बॉल पिन हैमर होता है, एक स्ट्रेट पिन होता है, एक क्रॉस पिन होता है, ठीक है। ये हमारा आई होल हो जाएगा, ये हमारा चीक हो जाएगा, ये हमारा फेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेस, ये हमारा हैंडल हो जाएगा, ठीक है। आपको इतने ही भाग याद रखना है। यहाँ पर पिन के बारे में अभी हमने फेस के बारे में बताया आपके लिए, लेकिन पिन के बारे में जान लीजिए। पिन किसे कहते हैं, शीर्ष का दूसरा हिस्सा जो हमारा हेड हम इस पूरे को बोलते हैं, इसे हम पूरे को हेड बोलते हैं, इसे हम पूरे को हैंडल बोलते हैं। तो हेड का दूसरा हिस्सा, दूसरा सिरा पिन कहलाता है। इसका उपयोग को आकार एवं स्वरूप देने के लिए रिवेट को आकार या किसी भी जॉब को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आकार एवं स्वरूप देने हेतु वस्तु होता है ना, किया जाता है। यहाँ पर मिस प्रिंट PDF में है, किया जाता है। जैसे रिवेटन एवं मुड़ना, जैसे रिवेट करना, बेंडिंग करना। पिन विभिन्न आकार के होते हैं। पिन 3 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर बॉल पिन एंड क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन, ठीक है। किसका कब क्या उपयोग है वो आपके लिए सब कुछ मैं बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फलक एवं पिन कठोरीकृत हार्ड होते हैं, हार्डनेस होते हैं, हार्डेंड होते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा बॉल पिन हैमर है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस पिन हैमर है, ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है। क्योंकि हैंडल हमारा ऐसा ही लगेगा ना, यहाँ पर हमारा ऐसा हैंडल लगेगा और इसी के सीध में इसका पिन बना हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट पिन हैमर। कभी कभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चंस दे देता है कि इसमें से क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसी में कन्फ्यूज होते हैं, कौन से क्रॉस पिन है, कौन सा यहाँ पर स्ट्रेट पिन है। यहाँ पर आप हैंडल ऐसे में लगाओगे तो आपको ये दिख रहा है, जो पिन जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर क्रॉस में कुछ दिख रहा है, कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमारा पिन रहेगा, ये हमारा हैंडल रहेगा, क्रॉस में हो जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार हैंडल रहेगा और हमारा जो पिन भी रहेगा वो कुछ इसी प्रकार इसकी धार रहेगी पिन की, तो स्ट्रेट पिन हो जाएगा। ये आपको सही से माइंड में सेट कर लेना है, कभी भी इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा क्रॉस पिन है, कौन सा स्ट्रेट पिन है। अब हम पढ़ते हैं चीक यानी गाल के बारे में। चीक हथौड़ी के शीर्ष का मध्य भाग होता है, जो बीच का भाग जो हमारा होता है उसे हम चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीक, या ना हिंदी में बोलें तो गाल। हथौड़ी का वजन इसी पर अंकित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हथौड़ी का जो भार होता है वो हथौड़ी के किस भाग पर अंकित होता है, तो हमारा चीक जो होता है उसी पर हमारा अंकित होता है हथौड़ी का भार। हथौड़ी के शीर्ष का यह भाग मृदु छोड़ दिया जाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हथौड़ी का वह कौन सा भाग है जिसे हम सॉफ्ट रखते हैं, और बाकी तो हथौड़ी पूरे हार्ड एंड टेम्पर होती है, लेकिन हम सॉफ्ट रखते हैं, हथौड़ी का भाग कौन सा भाग जिसे हम सॉफ्ट रखते हैं, मृदु रखते हैं, तो वो हमारा चीक हो जाएगा, ठीक है। क्यों रखते हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा, क्यों रखते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। यहाँ पर बने रहिए वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है आई होल, नेत्र क्षेत्र जो मैंने अभी बताया था, जिसमें हम हैंडल फिट करते हैं। हथौड़ी में हैंडल लगाने, देखिए जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर बोला गया है कि चीक जो हमारा होता है उसे सॉफ्ट रखा जाता है। सॉफ्ट क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब हम उससे भार अंकित करेंगे तो जो पंच जो हमारा लेटर पंच जो होते हैं, जो नंबर पंच होते हैं, उसी से हम उसको भार अंकित करेंगे। अगर हम उसे हार्ड कर देंगे चीक के लिए, तो हम पंच जब करेंगे तो पंच हमारा उछलेगा और हमारा उस पर भार अंकित हम नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं लिखेगा, इसलिए इसे सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना।
हथौड़ी में हैंडल लगाने के लिए नेत्र छिद्र होता है। इसको इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि हत्था उसमें दृढ़ता से फिट हो सके। पच्छड़ यानी कि बेज हथौड़ी को नेत्र छिद्र में कस देता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, देखिए क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे ही बना सकता है, कैसे ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हथौड़ी का छिद्र जो होता है, हथौड़ी का जो होल होता है वो आई के आकार का क्यों होता है, आई के आकार का यानी कि जो आँख के आकार का क्यों होता है, नेत्र के आकार का हमारा हॉल क्यों होता है, हम इसे गोल क्यों नहीं रख सकते, राउंड क्यों नहीं रख सकते। तो देखिए इसका जो हॉल जो होता है वो आई के आकार का इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें पच्छड़ लगाई जा सके, बेज इसमें लगाई जा सके। अगर हम गोल रख देंगे तो उसमें हम पच्छड़ नहीं लगा पाएंगे और हमारा हैंडल जो है वो लूज होकर बाहर निकल जाएगा, निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर हम इसे आई के टाइप में रखेंगे तो यहाँ पर हम पच्छड़ लगा सकते हैं, बेज लगा सकते हैं और हम इसे हैंडल को टाइट कर सकते हैं, इसमें निकलता फिर नहीं है। इसलिए हैंडल टाइट बना रहे, इसलिए हम हैमर का जो हॉल है उसे आई के आकार का बनाते हैं या आई होल बोलते हैं, आई के टाइप में उसे बनाते हैं। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं हैमर हथौड़ा पिन के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ हैमर पिन। हैमर जो होता है उसके पिन के क्या उपयोग होते हैं, अभी आपको पढ़ाया कि बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, लेकिन वो उनका उपयोग क्या है वो भी जान लीजिए। बॉल पिन हैमर का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग में करते हैं, रिवेट का हेड बनाने के लिए। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर का उपयोग धातु को, यहाँ पर बातु लिख दिया है लेकिन धातु, आप पढ़िए, धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या जाता है, क्रॉस पिन हैमर का उपयोग। धातु को एक दिशा में, कोई हमारी ये धातु है, इसे हमें थोड़ी सी लंबी और करना है, इसे हमें और फैलाना है, यहाँ पर हमको और धातु फैलाना है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ स्लॉट्स यहाँ पर बनाएंगे। हम यहाँ पर स्लॉट्स कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ताकि धातु थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाए, थोड़ी सी फैल जाए। तो एक ही दिशा में फैलाने के लिए हम धातु का यानी कि क्रॉस पिन हैमर का उपयोग करते हैं। ठीक, क्रॉस पिन हैमर का उपयोग कहाँ करते हैं, धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग कोनों पर कार्य करने के लिए, कोई हमारे कॉर्नर जो होते हैं, यहाँ पर कॉर्नर जो होते हैं, कॉर्नर में काम करने के लिए, यहाँ पर जैसे कि ए हमारा कॉर्नर हो गया, ए हमारा कॉर्नर, यहाँ पर हम अगर कार्य करेंगे तो बॉल पिन हैमर से हमारा कार्य नहीं होगा, क्रॉस पिन हैमर से कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्योंकि क्रॉस बनी होती तो हम यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक हमको देना है तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्राइक लगेगी, जो कि हमको ओनली यहाँ पर कोने पर करना है। तो कोने पर स्ट्राइक करने के लिए हमको स्ट्रेट पिन हैमर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कॉर्नर पर कार्य करने के लिए स्ट्रेट पिन हैमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तीनों पिन के बारे में, यूजेस के बारे में आपके लिए पता चल गया होगा कि कौन से पिन का उपयोग हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल पार्ट मेटल में छेनी चीजल चलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल हम वर्क होता है, जैसे कि कुछ चीजल चलाना है, पंच करना, कुछ भी करना है, वहाँ पर हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा हम बॉल पिन हैमर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे देते हैं, स्पेसिफिकेशंस से भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंजीनियर्स हैमर को सदैव उसके भार तथा पिन के आकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा कि हैमर को किस प्रकार स्पेसिफाई किया जाता है या किसके द्वारा स्पेसिफाई या वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा भार और पिन के आकार पर, या पिन और भार के आकार पर, कुछ इस प्रकार से आपका मिल जाएगा। तो वेट एंड पिन, उसका वेट कितना है एंड उसका पिन किस प्रकार का है। आपको अगर दो चीज़ें पता चल जाएगा तो आपका पूरा हैमर स्पेसिफाई हो जाएगा। दो ही चीज़ें तो मेन है, उसका पिन बॉल पिन है या क्रॉस पिन है या आपका कौन सा या स्ट्रेट पिन है और उसका भार कितना है। जैसे कि हम मार्किंग करने के लिए, पंचिंग करने के लिए 250 ग्राम का हैमर का यूज करते हैं, तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग वेट का हैमर हमको चाहिए। तो हम हैमर किसी से जब हम किसी मांगे उसे स्पेसिफाई करेंगे तो हमको उसका भार एंड पिन का आकार बताना पड़ेगा, तभी हैमर को अलग अलग टाइप में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है चिन्हन कार्य हेतु किसी इंजीनियर हथौड़ी का भार, देखिए यहाँ पर बताया भी गया
इंजीनियर हथौड़ी का भार कितना होता है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम आपका होता है चिन्हन कार्य हेतु मार्किंग करने के लिए 250 ग्राम हथौड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मशीन शॉप एवं फिटिंग शॉप के साधारण कार्यों में बॉल पिन हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बता ही दिया कि हम जो भी नॉर्मल वर्क हमको करना है वो हमको बॉल पिन हैमर की यूज वहाँ पर किया जाता है। स्ट्रेट पिन एंड क्रॉस पिन का नहीं किया जाता है। स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन का अलग ही उपयोग होता है, जो कि मैंने आपके लिए बता दिया है। नेक्स्ट है हथौड़ी के इस्तेमाल से पूर्व कुछ सावधानी, जैसे कि सुनिश्चित करने की हैंडल ठीक से कसी हो, जॉब के अनुरूप उचित भार हथौड़ी का चयन करें, हैंडल एवं सी सेट की दरार के लिए जांच करें, सुनिश्चित करें कि हथौड़ी के फलक और ऊपर कोई तेल या ग्रीस ना लगा हो। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया हो। आज के लेक्चर में हमको ये मार्किंग टूल्स पूरे ख़त्म करना है, तो वीडियो 40 या 45 मिनट की होगी, क्योंकि अभी हमारा वी ब्लॉक एंड हमारा मार्किंग टेबल यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको हो जाता है, तो अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हमको 2 ही वीडियो में हर एक चैप्टर को ख़त्म करना है और 3 वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराना है। मेरा लेक्चर का टाइम है 30 मिनट से लेकर मैंने टाइम क्या करूँ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको समझाने के लिए टाइम तो लगेगा। एक एक बात आपको समझानी है, कभी आप भूलो ना। तो भी ब्लॉक यहाँ पर समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है। आपको कन्फ्यूजन कहाँ होती है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। आप तो कहोगे बी ब्लॉक तो सिंपल ही होता है, पता है सिंपल होता है। जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप बी ब्लॉक का क्वेश्चंस भी गलत करके आते हो। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। संरचनात्मक विशेषता कंस्ट्रक्शनल फीचर, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है फ्री में, वो भी तो बस आप कुछ नहीं करना है, ओनली लाइक कर देना है। लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, कुछ नहीं चाहिए आपसे, लाइक चाहिए, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मार्किंग एवं चिन्हनों, मार्किंग एवं मशीनों पर कार्यों को सेट करने के लिए भी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, भी ब्लॉक का इस्तेमाल कहाँ होता है? मार्किंग, जब हम मार्किंग करते हैं तो राउंड जॉब जो होता है उसको रेफरेंस प्रदान करने के लिए, मैंने पहले भी लेक्चर में पहले बताया था, इसके 4th लेक्चर में भी, कि जो राउंड जॉब होता है उसको हम रेफरेंस प्रदान करने के लिए भी ब्लॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, और मशीनों पर, जैसे कि हमको कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करना है कोई राउंड जॉब में, तो वहाँ पर हम भी ब्लॉक पर उसे सेट करेंगे क्लैंप के साथ, तो उस पर हम मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे। साधारण किस्म के भी ब्लॉकों की विशेषताएं फिगर 1 तथा फिगर 2 में प्रदर्शित की जाती हैं। कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर वो मैं आपके लिए बता दूंगा, नोट जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है भी का अंतःकोण, जो भी ब्लॉक में है, जो इस टाइप का कुछ भी ब्लॉक हमारा होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक भी ब्लॉक बना देता हूँ फ्री हैंड। देखिए भी ब्लॉक हमारा बन गया। अब बोला भी का अंतःकोण, यहाँ पर आपके लिए एक भी दिख रही होगी, यहाँ पर आपके लिए क्या दिख रहा है? भी यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी का अंतःकोण होता है वो हमारा हमेशा 90 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का इस साइड, 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 दोनों मिलाकर हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। सर कहोगे सर ये तो हमको पता है सिंपली, हाँ पता है, जानता हूँ पता है, लेकिन अभी मैं पूछूंगा तो आपको नहीं पता रहेगा। बिना चपटापन, बिना फ्लैटनेस तथा वर्गकारता स्क्वायरनेस के संबंध में ब्लॉक उच्च परिशुद्धता तथा तक परिष्कृत होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बनते हैं टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक के टाइप कितने होते हैं? आपसे पूछा जाता है कि वी ब्लॉक मिलते हैं, तो आपको ऑप्शन में रहता है 1 और 2, ए एंड बी। आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो हमारी एंगल प्लेट जो होती है वो हमारी 1 और 2 ग्रेड में मिलती है, लेकिन भी ब्लॉक जो होते हैं वो हमेशा ए एंड बी ग्रेड में मिलते हैं। इसमें कंफ्यूज होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। वहाँ पर पूछा जाएगा कि भी ब्लॉक का ग्रेड बताइए, तो वहाँ पर बताएंगे आप एंगल प्लेट का ग्रेड। आपसे पूछा जाएगा एंगल प्लेट का ग्रेड बताइए, तो आप बताओगे वहाँ पर भी ब्लॉक का ग्रेड। आपको याद रखना है भी ब्लॉक का ग्रेड हमेशा ए एंड बी होता है। किसमें? भी ब्लॉक की किस्म, कई किस्म उपलब्ध हैं। BIS के अनुसार इसकी 4 किस्में होती हैं जो नीचे दी गई हैं। किस्में, टाइप, भी ब्लॉक के टाइप और भी ब्लॉक के ग्रेड अलग अलग होते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, भी ब्लॉक के टाइप एंड भी ब्लॉक के ग्रेड अलग अलग होते हैं। टाइप क्या होते हैं? जैसे कि सिंगल लेवल, डबल ग्रुप, सिंगल लेवल भी ब्लॉक। इस प्रकार से भी ब्लॉक 4 टाइप में यहाँ पर अलग अलग डिवाइड किए हैं BIS से। ठीक है, देखो यहाँ पर है सबसे पहला
सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज होता है और उनका कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए बताने वाला हूँ। कभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। सिंगल लेवल, डबल ग्रुप, सिंगल लेवल, कभी इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो पहला हमारा टाइप है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इस किस्म में एक भी होता है, एक हमारा भी होता है। ऊपर नीचे दो खांचे होते हैं तथा दोनों पार्श्व यानी कि दोनों साइडों पर पकड़ने के लिए एक हरा खांचा होता है। ठीक है, इस प्रकार में एक खांचा होता है तथा उसके प्रत्येक साइड पर एकल खांचा स्लॉट होता है। इस खांचे में होल्डिंग क्लैंप लगाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप की। यहाँ पर देखिए इमेज दी गई होगी, हाँ दी गई है। ये देखिए, आपको मैं चारों यहाँ पर टाइप्स बता देता हूँ। ये हमारा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। जो हमारे ग्रुप जो होते हैं, जो ग्रुप जो बोलता है वो हम इस खांचे द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, इस खांचे द्वारा ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं। लेवल जो होता है, जो हमारा भी ग्रुप जो बना होता है, उसके द्वारा हम लेवल को डिनोट करते हैं। उसके द्वारा किसको, लेवल को डिनोट करते हैं। इसमें एक ही भी ग्रुप है इसलिए सिंगल लेवल हो जाएगा, और इसमें भी एक ही भी ग्रुप है लेकिन इसमें खांचे डबल हैं तो इसमें हो जाएगा सिंगल लेवल डबल ग्रुप। इसे हम, आप इसे क्या बोलो, ग्रुप इसे बोलोगे, इसे हम बोलोगे ग्रुप इसे बोलेंगे, इसे हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। ऐसे ही आपसे बोला जाएगा, यहाँ पर एक वी ग्रुप और बना दिया जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से वी ग्रुप और बना दिया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा एक कौन सा वी ब्लॉक है। तो अब आपका हो गया डबल लेवल, एक लेवल ए, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक है, 3 टाइप हो गए। अब आपसे बोला जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, यहाँ पर भी वी ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर भी वी ग्रुप हो जाएगा। अब आपका ये कौन सा वी ब्लॉक है, कौन सा वी ब्लॉक है, आप खुद बताइए, कमेंट करिए। यहाँ पर एक लेवल दो लेवल, एक लेवल दो लेवल, डबल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। कौन सा हो गया, डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर ये जो खांचे जो होते हैं इसे आपको ग्रुप बोलना है। ये जो ग्रुप, ऐसे जो खांचे जो होते हैं इसे ग्रुप बोलना है। इसके द्वारा आप उसका ग्रुप का पता लगा सकते हो। इस डबल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है। और लेवल आपको डिनोट करना है, वो आपकी भी जो बने होते हैं उसके द्वारा आपको लेवल को डिनोट करना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए सब कुछ यही सब बताया गया है इसमें, सिंगल लेवल डबल लेवल। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपके लिए वी ब्लॉक जो होते हैं कुछ उसकी भाषा, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, वी ब्लॉक क्लैंप के साथ जो जोड़े मिलते हैं उन्हें एम के द्वारा हम लिखते हैं चेक ब्लॉक या पेयर के बाद। जो हमारे वी ब्लॉक कुछ क्लैंप के साथ मिलते हैं तो हमको, जब हम उन्हें स्पेसिफिकेशन जब लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ता है वी ब्लॉक विथ क्लैंप। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनकी ग्रेड एंड मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे। ग्रेड एंड मटेरियल, ठीक है, तो वी ब्लॉक ग्रेड ए तथा ग्रेड बी मिलते हैं। जो ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक जो होते हैं, ए ग्रेड वाले जो वी ब्लॉक होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज बने होते हैं और 100 mm साइज तक ही मिलते हैं, हमको 100 mm साइज तक ही मिलते हैं। और ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक जो होते हैं वो उच्च किस्म की स्टील से बने होते हैं। ठीक है, और इनका जो उपयोग जो करते हैं हम टूल रूम में, हमेशा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम टूल रूम में करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए ग्रेड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं, तो उच्च किस्म स्टील के बने होते हैं, उच्च किस्म स्टील के बने होते हैं। और कितने mm साइज में मिलते हैं, 100 mm साइज में मिलते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, टूल रूम में इनका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक। अब बी ग्रेड वाले जो वी ब्लॉक होते हैं उनका जो साइज होता है वो 300 mm साइज तक मिलते हैं, उनका साइज 300 mm तक होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस धातु के बने होते हैं तो कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन के यहाँ पर हमारे बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक बने होते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज हम करते हैं भाई साहब वर्कशॉप में। कहाँ करते हैं इनका यूज, वर्कशॉप में इनका यूज किया जाता है। ए ग्रेड एंड बी ग्रेड के बारे में आपको वी ब्लॉक के बारे में सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये सब यहाँ पर लिखा होगा। ए ग्रेड की तरह परिशुद्ध वाले नहीं होते हैं, इसका इस्तेमाल साधारण मशीन से कार्यों में किया जाता है। ब्लॉक 30 mm तक लंबाई मिलते हैं। सघन ग्रेड वाले ढलवा लोहा
क्लोज ग्रैंड कास्ट आयरन के बने होते हैं, जिसकी हमारी सरफेस प्लेट बनी होती है। भी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग युक्तियाँ, भी ब्लॉक के लिए क्लैंपिंग युक्तियाँ क्या क्या हैं? भी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब की मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भी ब्लॉक के साथ किस क्लैंप का यूज किया जाता है, ऑप्शन रहेंगे यू क्लैंप, भी क्लैंप एंड अलग अलग क्लैंप रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एक एक चीज़ आपको पढ़ना है। एग्जामिनर भाई साहब कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है। जिसके बारे में पढ़ रहा है उसके बारे में एक एक चीज़, एक एक बात आपको डिटेल रखनी है, उसकी याद रखनी है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा भी ब्लॉक पर जो क्लैंप यूज किए जाते हैं वह कौन से क्लैंप होते हैं? वह होते हैं यू क्लैंप। हमारे कौन से होते हैं? यू टाइप में होते हैं, इसलिए यू क्लैंप होते हैं। ठीक है। यहाँ पर डेजिग्नेशन अगर आपसे पूछी जाए, उसका नाम आपसे पूछा जाए, तो भी ब्लॉक का मूल साइज तथा उसमें पकड़े जाने वाले कार्य के न्यूनतम एवं अधिकतम व्यास तक ग्रेड एवं संगत मानक की संख्या द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, नामित किया जाता है। यानी कि अगर आपको भी ब्लॉक मंगाना है तो उसका नाम कैसे देंगे, उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, उसकी डेजिग्नेशन आप कैसे बताएंगे, ये यहाँ पर बता रहा है। तो उसकी आपको लंबाई लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले उसका ग्रेड फिर लिखना पड़ेगा, एंड न्यूनतम एवं अधिकतम यानी कि कितने mm से लेके कितने mm तक आप वहाँ पर जॉब को पकड़ सकते हो, उस ग्रुप में आ सकता है, वो साइज आपको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है। इसरो में क्वेश्चंस पूछा गया था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो अभी इसरो SDSC का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चंस पूछा गया था, जो आप कभी सोच नहीं सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन इसरो में वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा था एंड कैसा क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए 47 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ा सा और आप पेशेंस रखिए। क्लास में अगर मज़ा आ रहा है तो हिट करिए, बिल्कुल लाइक कर दिए, लाइक के बटन को ठोक दीजिए। मिलान जोड़े वाले भी ब्लॉक में अक्षर M द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। मैंने पहले बता दिया है यहाँ पर आपके लिए कि जो हमारे पेयर में जो भी ब्लॉक होते हैं उसे हम M से यहाँ पर दर्शाते हैं। क्लैंप सहित भी ब्लॉक के लिए विथ क्लैंप भी लिखा जाता है। ठीक है, पेयर में मिलते हैं तो M लिख दिया, फिर विथ क्लैंप भी चाहिए तो आपको विथ क्लैंप भी वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उदाहरण देखिए, यहाँ पर है एक 50 mm लंबा मूल साइज भी ब्लॉक 5 से 40 mm व्यास के बीच आपका जो ऑब्जेक्ट है जो उसमें आएगा 5 से 40 mm तक, न्यूनतम 5 अधिकतम 40 mm बीच के कार्यखंड को पकड़ने में समर्थ है, उसका ग्रेड A है तथा उससे निम्नवत पदनामित किया जाता है, यानी कि डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए भी ब्लॉक, यहाँ पर लिख दिया भी ब्लॉक 50 540 A IS 2949। यहाँ पर समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस आपका बनता है, ध्यान से समझिए, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर आपका जो 50 जो लिखा हुआ है, आपसे ये सब पूरी मार्किंग दे देगा 50, ये सब पूरी मार्किंग दे देगा 50 50 5 40 IS जो भी है यहाँ पर। तो आपसे पूछ जाएगा कि इसमें 50 का क्या मतलब है, तो 50 आपको पता है कि भी ब्लॉक की लंबाई है। क्या है? भी ब्लॉक की लंबाई। ठीक है, क्या है आपकी यहाँ पर 50 भी ब्लॉक की लंबाई है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 से 40 जो लिखा है एक क्या हमको डिनोट करता है, इसे एक क्यों लिखा गया है या एक क्या होता है 5 से 40, तो आपको लिए वहाँ पर दिया जाएगा इसमें रखे जाने वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा जॉब है, उसका साइज है कम से कम, यहाँ पर कम से कम साइज का 5 mm तक का हम जॉब रख सकते हैं एंड अधिकतम 40 mm तक का जॉब का हम वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से भी बनता है, ये पूरी आपको मार्किंग दे देगा भी ब्लॉक की। अब इसमें पूछा जाएगा इस भी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा कितने mm तक के साइज के जॉब को हम होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर आपको पूरी मार्किंग इसकी याद होगी, इसका पता होगा, तो आप आसानी से बता दोगे, आसानी से बता सकते हो कि अधिकतम 40 mm का जॉब हम वहाँ पर पकड़ सकते हैं, और अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाएगा तो 5 mm का जॉब हम पकड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भी ब्लॉक है इसका ग्रेड क्या है, तो आपका ग्रेड A ग्रेड है, यहाँ पर देखिए A ग्रेड है एंड IS 2949। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, पूरी मार्किंग यहाँ पर समझ में आ गई है। 50 हमारी लंबाई है, ये हमारा जॉब का साइज है, A ग्रेड है, ये हमारा IS नंबर है जो हर एक भी ब्लॉक का होता है। इसरो में क्वेश्चंस क्या आया था,
आपका पूरी मार्किंग कुछ इस प्रकार से थी, लेकिन जो आईएएस नंबर था यहाँ पर आईएएस नंबर बदला गया था। आप इसको कभी याद नहीं करते होगे, आप सोचते होगे ये तो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, बट गाइज इसरो में इसी प्रकार क्वेश्चन आया था। अब आप भी ब्लॉक से पूछोगे, भी ब्लॉक बहुत सिंपल चैप्टर है, कहीं से क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे। अब बताओ इसरो ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आईएएस 2949, उसमें ऑप्शन थे आईएएस 2949, उसमें ऑप्शन थे 2849, 3019, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप तो नहीं बना पाते। बट गाइज मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको डिटेल में पढ़ना, एक एक पॉइंट इसके एक एक बात उसकी याद रखनी है क्या कह रहा है, तो आपको पूरी मार्किंग अच्छी समझ में आ गया होगा। आपसे अगर इस मार्किंग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत ही बता सकते हो इसकी। ये भी आईएएस नंबर भी इसका याद रखना, आईएएस 2949, यहाँ से भी क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था, मैंने बता दिया यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। डीआरडीओ भी इसरो के लेवल का ही क्वेश्चन पेपर बनाता है, तो इसरो की पूरी पीडीएफ मैं आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसरो जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक करा चुका है, जितने भी उसकी यूनिट में जितने भी उसके सेंटर में पेपर हुए हैं, सभी पेपर की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे डीआरडीओ के लिए। ठीक है, अगर आप पूरी क्लासेस मेरे देखते हो तो मैं बहुत सारा आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस दबा के शेयर करना, दबा के लाइक करना, हम बस अपनी वीडियो को, और आपसे हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। क्लैंप सहित भी ब्लॉक के नाम इस प्रकार वर्णित होते हैं। अगर आपको क्लैंप भी चाहिए, भी ब्लॉक के साथ क्लैंप भी चाहिए, तो आपको क्या पूरी मार्किंग आपको लिखना है, ठीक है, बट लिखना है क्लैंप सहित या विथ क्लैंप। इंग्लिश में आप विथ क्लैंप लिख सकते हो, क्लैंप सहित हिंदी में लिख सकते हो। पेयर में चाहिए तो यहाँ पर आपको 50 के आगे एम लगाना होगा, यानी एक ही साइज के आपको 2 भी ब्लॉक चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखभाल आ जाती है, केयर एंड मेंटेनेंस, तो आपके लिए पता होगा, बहुत सिंपल है। एक और चैप्टर यहाँ पर लास्ट हमारा पेज रह गया, मार्किंग ऑफ टेबल। फिर हमारा ये मार्किंग वाला चैप्टर खत्म, मार्किंग और मार्किंग टूल वाला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हमारा परसों से स्टार्ट होगा, कल हम इसके आईएमपी क्वेश्चंस करा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा परसों से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से आप देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटे की। मार्किंग ऑफ तथा लेआउट या संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि बताया जा सके मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर क्या कार्य करना है। ठीक है, यहाँ पर विटनेस मार्क लगाने के लिए भी हम इसी पर धातु को रखते हैं। धातु के सरफेस पर चिन्हित लाइन को पकड़ने के कारण मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए चिन्हित लाइन के साथ सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पर पंच द्वारा स्थायी निशान या पंच बना लिए जाते हैं। पंच बना लिया जाता है। पंच चिन्ह मशीनिंग की अशुद्धि के समय एक संक्षिप्त के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें साक्षी निशान के रूप में विटनेस क्या होता है, साक्षी तो होता है, विटनेस साक्षी निशान के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग और टेबल पर यहाँ पर कुछ मार्किंग करते हुए दिखा रहा है। एंड गाइज यहाँ पर हमारे ये मार्किंग ऑफ टेबल है, इस पर इनग्रेविंग, सेटिंग, आउटलाइन, फ्लैट मशीन सरफेस, यहाँ पर जो आउटलाइन दी गई है। ये आउटलाइन क्यों बनाई जाती हैं, जैसे कि हम कोई जॉब है, यहाँ पर आप बिल्कुल सही पोजीशन में जॉब की सेटिंग के लिए आउटलाइन बनाई जाती है। यहाँ पर आप क्वेश्चन बन सकता है कि जो मार्किंग टेबल पर जो आउटलाइन जो लाइन जो बनी होती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं, तो जॉब की सेटिंग के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जॉब की सेटिंग के लिए। एक मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग आधार सतह के रूप में कार्य मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मार्किंग टेबल एक कठोर बनावट है जिसकी ऊपर की सतह अत्यधिक शुद्धता से बनाई जाती है। इसके किनारे ऊपर सतह के समकोण पर होती है, इसके किनारे जो होते हैं बिल्कुल समकोण पर होते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन ग्रेनाइट किस धातु की बनी होती है। मार्किंग ऑफ टेबल आपकी कास्ट आयरन की ग्रेनाइट की विभिन्न मापों में मिलती है तथा यह मापी यंत्रों की सेटिंग मापों को नापने तथा समांतरता की जांच के लिए किया जाता है। मार्किंग टेबल आपकी कास्ट आयरन और ग्रेनाइट की बनी होती है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है, ठीक है, मापी यंत्रों की सेटिंग, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग, जैसे कि हम ट्राई स्कोर को चेक कर सकते हैं हमारा सही साइज में है कि 90 डिग्री में है कि नहीं, तो सेटिंग तथा कोण की समांतरता की जांच के लिए भी किया जाता है। ठीक है, केयर एंड मेंटेनेंस को आपको कुछ पढ़ना ज़्यादा नहीं है, तो आज की हमारी लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंच वाइज, जो कि परसों के लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा, और लेक्चर नंबर हमारा 4 है, 6 हमारा होगा इसके आईएमपी क्वेश्चन, 7 होगा हमारा बेंच वाइज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको हमारा 5 नंबर का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय